बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि कंपलसरी है और आपके एग्जाम में इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको हमेशा अपने पेपर में देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और ये अकाउंट 3 पार्ट में बनाया जाता है। शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट टू डेट। सेकेंड पार्ट में ये कॉस्ट टू डेट ट्रांसफ़र होता है और सेकेंड पार्ट में हम लोगों को निकालना होता है नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट थर्ड पार्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है और थर्ड पार्ट में अकाउंट्स का हम लोग इस नोशनल प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें नोशनल प्रॉफिट का कुछ एरिया ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कुछ एरिया हम लोग रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज बोलकर ट्रांसफ़र करते हैं। 3 पार्ट में अकाउंट कंप्लीट होने के बाद चौथे पार्ट में हम लोग कुछ बैलेंसेस को शो करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि लेजर अकाउंट बनाने में जितने भी CD बैलेंस होते हैं उसको अकाउंट के लास्ट में ब्रॉट डाउन करके दिखाना पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम लोग एक सम्स अभी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में भी आया हुआ है कलकत्ता यूनिवर्सिटी 2012 में। यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका 2012 का। यहाँ से पहले हम लोग सम्स को पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन में मूव करेंगे। एक दो लाइन अगर आपको डिफरेंट वे में यहाँ पे प्रेजेंट होती हुई दिखाई दे तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग हर लाइन को समझेंगे कि इसको दिखाने का क्या क्या तरीका हो सकता है कोई अदर टीचर, हो सकता है किसी अदर बुक में अलग अलग राइटर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं लेकिन फाइनल मीनिंग चेंज नहीं होती है। इसलिए आप थोड़े से चेंजेस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सम्स पढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दें कि सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे जिससे कि हमारा फोकस सम्स के ऊपर बना रहे। अ फर्म और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹3,50,000। ये जो सम्स के स्टार्टिंग में दिया है वैल्यू वो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग 3,50,000 ये जो फर्स्ट लाइन में मेंशन किया है ले लेंगे। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2011। कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं, मैं पहले से ही बताता चलूँगा जिससे जब सॉल्यूशन हम लोग देखें तो वहाँ पर आपको ध्यान में रहे कि ये सारी चीज़ें हम लोग सम्स में देख चुके थे। सबसे पहले डेबिट साइड में हम लोग सारा एक्सपेंसेस दिखाते हैं अकाउंट बनाने के समय। यहाँ पे मटेरियल का आपका खर्च दिया हुआ है, एक डायरेक्ट परचेज है, एक इशूड फ्रॉम स्टोर्स है, तो दोनों ही खर्चे हैं, ये दोनों हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। इसके बाद लिखा वेजेज फॉर लेबर 40,000, तो वेजेज भी एक्सपेंस है, डेबिट में दिखा देंगे। जनरल प्लांट इन यूज़, प्लांट इन यूज़ आपका 2 पार्ट में दिया है, एक लिखा है रिटन डाउन वैल्यू, एक लिखा है डेप्रिसिएशन। रिटन डाउन वैल्यू है 90,000 और डेप्रिसिएशन है 10,000 की। तो हम लोग जब प्लांट की वैल्यू दिखाते हैं तो कुछ लोगों को दिखाने का तरीका होता है कि वो लोग पूरे प्लांट का वैल्यू डेबिट साइड में दिखाते हैं और उसके बाद उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू बच जाता है जिसको हम लोग रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो या तो आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हो कि फुल वैल्यू प्लांट का डेबिट में दिखा दो, जैसे 100 रुपये की प्लांट है तो पूरा 100 रुपया डेबिट में दिखा दो। 10 रुपया डेप्रिसिएशन हुआ तो 10 रुपया काट कर जो 90 रुपया बचेगा वो आप क्रेडिट साइड में दिखा दो, ऐसे दिखा सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है। और सेकेंड ऑप्शन है ना फुल वैल्यू डेबिट में दिखाओ ना डेप्रिसिएशन काट के क्रेडिट में दिखाओ, जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सिर्फ आप डेबिट साइड में शो कर सकते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगे और जैसा आप करते आए हो वैसा फॉलो कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर दोनों वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, फुल वैल्यू के झंझट में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में दिखा देंगे 10,000। या अगर जो लोग फुल वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो उनको ये सोचना होगा कि 90,000 रिटर्न डाउन वैल्यू है, 10,000 डेप्रिसिएशन कटा है तो वो 10,000 ऐड करके 1,00,000 फुल वैल्यू होगा। वो लोग डेबिट साइड में 1,00,000 दिखाएंगे और फिर क्रेडिट साइड में प्लांट की वैल्यू 90,000 शो करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन भी आप दिखा सकते हो। आगे के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो आगे एक लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट साइड में जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस ये भी डेबिट में जाएगा। शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड ये भी हम लोग डेबिट साइड में शो कर देंगे। इसके बाद लिखा है मटेरियल इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2011, तो क्लोजिंग डेट में जो मटेरियल की वैल्यू होती है वो हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। इसके बाद लिखा है मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, 500 का लॉस्ट बाय फायर हो गया जिसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। और साल्वेज वैल्यू उसका दिया हुआ है 150।
मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि साल्वेज वैल्यू को बेचकर हमने 150 रुपया कमा लिया और 500 में जब 150 रुपया आपने को मिल गया तो हमारा एक्चुअल लॉस 350 का हुआ है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाने हैं, आप इसको अलग अलग पार्ट में दिखा सकते हो या एक साथ मिलाकर भी 500 रुपया दिखा सकते हो। जिनको अलग अलग दिखाना होगा वो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट साल्वेज वैल्यू रियलाइज 150 और बाय एब नॉर्मल लॉस 350। और जो लोग एक साथ दिखाना चाहते हैं वो डायरेक्ट बाय एब नॉर्मल लॉस बोलकर भी 500 शो कर सकते हैं। ये जो 150 का रियलाइजेशन है ये एब नॉर्मल लॉस में एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेज है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेज भी आप डेबिट साइड में दिखा सकते हैं 6000 का, या फिर ऊपर जो वेजेज का अमाउंट दिया हुआ था इस वेजेज 40,000 के वेजेज में भी इस आउटस्टैंडिंग को ऐड करके दिखा सकते हैं। और लास्ट एक एक्सपेंस दिया है डायरेक्ट एक्सपेंस बोलकर आउटस्टैंडिंग, ये भी एक्रूड है, एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग ही है। तो आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी आप अलग से दिखा सकते हैं डेबिट साइड में, या फिर जो ऊपर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर दी हुई थी 2500 की, उसमें 1000 आउटस्टैंडिंग ऐड करके 3500 आप डायरेक्ट एक साथ भी शो कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं सम्स में और क्या इन्फॉर्मेशन है। 2-3 लाइन की इन्फॉर्मेशन और आपको दिख रही है यहाँ ऊपर में। पहला लिखा है कैश रिसीव 1,62,000 और यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि जो कैश रिसीव है 1,62,000 वो आपका 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। मतलब जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसका 90% ही पेमेंट रिसीव किया गया है। ये 1,62,000 अगर सिंपल भाषा में बोले तो 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोगों को ये निकालना हो कि वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ तो हम लोग 1,62,000 डिवाइडेड बाई 90% करेंगे, क्योंकि ये 90% को शो कर रहा है तो आपको इसका फुल वैल्यू मिल जाएगा जो कि आपका 1,80,000 आएगा और वो आपका होगा वर्क सर्टिफाइड। आप यहाँ देख भी सकते हैं वर्किंग नोट में मेंशन किया है वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू कैश रिसीव डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव 1,62,000 डिवाइडेड बाई 90% इक्वल करके आपका आ गया 1,80,000। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वर्क सर्टिफाइड दिखने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आपको निकाल कर बता दिया वर्किंग नोट में कि 1,80,000 का आपका वर्क सर्टिफाइड है। इसके बाद नीचे मेंशन किया कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 5,000 और लास्ट में सिंपली आपसे बोला है प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरीके से बनाया गया। ऊपर की नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ है, इन द बुक्स ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी लिख दीजिएगा अगर सम्स में कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया रहेगा तो, और फिर उसके नीचे मेंशन कर देंगे फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2011। अब देखते हैं हम लोग जो सम्स में पढ़े हैं उस तरीके से प्रेजेंटेशन है या उसको चेंज किया गया है। तो डेबिट साइड में आप देख रहे हो परचेज ऑफ मटेरियल दिखाया है, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, ठीक है, एक्सपेंस था। वेजेज ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, तो 40,000 का वेजेस था उसमें 6,000 आउटस्टैंडिंग ऐड करके ये एक साथ दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कह दिया आपसे कि आप इसको आउटस्टैंडिंग वाले को अलग से भी आउटस्टैंडिंग वेजेस सीडी बोलकर दिखा सकते हैं। फिर ये भी डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिखा दिया है 10,000 का, देख रहे हैं आप। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें भी इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग करके दिखा दिया 3,500 टू सब कॉन्ट्रैक्टर चार्जेज और टू शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड, सारे एक्सपेंसेस डेबिट में दिखा दिए और सारे एक्सपेंसेस को फिर ऐड कर दिए तो हम लोगों को वैल्यू मिल गया 1,07,500। क्रेडिट साइड में आप दिखा रहे हो क्या चीज़, एक मटेरियल लॉस्ट हुआ था नॉर्मल लॉस 500 का, यहाँ पर भी हमने बोल दिया कि आप चाहते तो ऐसे भी दिखा सकते थे स्क्रैप रियलाइज 150 और मटेरियल लॉस्ट बाय फायर 350 या एबनॉर्मल लॉस 350, मतलब फाइनली आपको 500 इधर शो करने हैं। और इसके बाद ये जो बाई क्लोजिंग स्टॉक बोलकर दिया है आप इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलकर नहीं बाई मटेरियल इन हैंड साइट या बाई मटेरियल एट साइट सीडी बोलकर भी दिखा सकते हैं 2000 का जो मटेरियल हमारा बच गया था। और इसके बाद डेबिट के सारे ऐड करके ये जो 1,07,500 आया इसमें से क्रेडिट का 500 और 2000 दो आइटम माइनस कर दोगे तो आपको जो बैलेंस मिलेगा उसको हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट टू डेट या कॉस्ट ऑफ वर्क। तो ये बाई कॉस्ट ऑफ वर्क सीडी बोलकर दिखा दिया 1,05,000। यहाँ ब्रैकेट में आप मेंशन कर दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर जिससे पता रहे कि ये 1,05,000 बैलेंस करके निकाला गया है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसी कॉस्ट टू डेट या कॉस्ट ऑफ वर्क को ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में टू कॉस्ट ऑफ वर्क 1,05,000। इसके बाद क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी
वर्क इन प्रोग्रेस WIP लिख दिया यहाँ पे। इसमें लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड, जो कि आप वर्किंग नोट 1 में निकाले हो 1,80,000 दिखा दिया, और वर्क अनसर्टिफाइड ये सम्स में दिया हुआ था, आप देख रहे हैं इसी पेज में यहाँ पर 5,000 का। तो 1,80,000 वर्क सर्टिफाइड है और 5,000 का वर्क अनसर्टिफाइड है। इसको ऐड करके आपको वैल्यू मिल रहा है 1,85,000, और 1,85,000 में कॉस्ट टू डेट 1,05,000 माइनस करोगे तो एक बैलेंस आपको मिलेगा 80,000 का। इस बैलेंस को हम लोग नाम देते हैं नोशनल प्रॉफिट CD। ये जो नोशनल प्रॉफिट 80,000 निकाला गया, ये भी बैलेंस करके निकाला गया है। सेकेंड पार्ट में हमारी कैलकुलेशन नोशनल प्रॉफिट निकालने की ही होती है। अब ये सेकेंड पार्ट से नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम लोग यहाँ पर लिखे हैं बाई नोशनल प्रॉफिट BD 80,000। अब इस नोशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ हिस्सा हम लोग रखते हैं रिजर्व में। तो क्वेश्चन अराइज होगा कितना पार्ट हम लोग PL में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नोट्स लिखवाए गए होंगे, इसके लिए आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे कि कुछ पहले हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं कि कितना % हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ है। उस परसेंटेज को बेस बनाकर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट देखना होगा। आप वर्किंग नोट में यहाँ पर देखिए लाइन लिखा है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मतलब कितना % काम आपका कंप्लीट हुआ। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड आपका हुआ है 1,80,000 का, डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सम्स के पहले लाइन में दी हुई थी 3,50,000 इंटू 100 किए तो 51.43 समथिंग % आपको मिल रहा है। 51.43% ये सिर्फ एक बेस है, इसी बेस को बनाकर हम लोग PL में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 51.43% अगर आया है तो इसके लिए क्या रूल PL के लिए है वो नीचे मेंशन किया है पॉइंट नंबर 2 में, देख रहे हैं आप लोग। लिखा है सिंस द वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कैलकुलेटेड एज अंडर। जब 50% से ज़्यादा हमारा कंप्लीशन हो जाता है तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला, ये रूल फॉलो करते हैं, जिसमें लिखा है 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। 2/3 फ्रैक्शनल अमाउंट है, इंटू 80,000 जो आप नोशनल प्रॉफिट निकाले हो यहाँ पर, इंटू कैश रिसीव सम्स में दिया था 1,62,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड जो आपने निकाला है 1,80,000। इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपको वैल्यू मिल रहा है 48,000 का। ये 48,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा नोट नंबर 2, तो आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी साफ साफ दिखेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए 48,000। अब 80,000 में से 48,000 PL में ट्रांसफ़र हो गया, तो जो बैलेंस है वो बैलेंस जाएगा हमारा रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज में। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व प्रॉफिट 32,000। ठीक है, लाइन कहीं कहीं पे अलग लिखी रहती है, टू वर्क इन प्रोग्रेस हाइफन देके हम लोग लिखते हैं रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ और इसको भी टोटल कर दिए। इसके बाद फोर्थ पार्ट में जो भी चीज़ें आउटस्टैंडिंग CD वगैरह होती है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं बाई मटेरियल एट साइड CD, तो उसको आप इस टोटल के नीचे लास्ट में एकदम BD करके दिखाते हैं। अगर मान लीजिए ये आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट आप यहाँ ऐड करके नहीं दिखाए होते, अलग से दिखाते, आउटस्टैंडिंग वेजेस CD, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस CD, तो उसको भी एकदम लास्ट में टोटल करने के बाद इधर CD वाले पार्ट को ब्रॉट डाउन करके हम लोग दिखा देते हैं। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है CD पार्ट, ये भी होता है। ये वर्क इन प्रोग्रेस CD वाला एरिया भी यहाँ पर टोटल के नीचे टू वर्क इन प्रोग्रेस BD बोलकर दिखाया जाता है। और ये जो रिजर्व है प्रॉफिट वाला वर्क इन प्रोग्रेस, ये रिजर्व भी CD करके लिखा जाता है और टोटल के नीचे क्रेडिट साइड में फिर ये BD करके दिखाया जाता है। तो ये बात आप बेसिक जानते भी हैं कि जितनी भी चीज़ें ऊपर CD के रूप में दिखेंगी और अगर वो बीच में एडजस्ट नहीं हुई है तो एकदम फाइनली टोटल करने के बाद वो सारे बैलेंसेस CD वाले आपको ब्रॉट डाउन करके दिखाने पड़ते हैं। तो ये सम्स आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरीके के नए नए ईयर के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।